कैंसरस सेल हैज एंजियोजेनेसिस। कैंसरस सेल में ब्लड वेसल बनाने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसको समझ रहे हो? समझने में दिक्कत होगा तो बहुत अच्छा बात है, थोड़ा कॉपी पलट के देख ले रहे हैं, कोई चीज़ भूल जाएंगे तो फिर मज़े आ जाएगा। उसके बाद टीलोमियर एक्टिविटी। हाँ, कैंसरस सेल को हम लोग कहते हैं कैंसर सेल इज इमोर्टल। कैंसर सेल कभी नहीं मरता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, यही रिसर्च का भी पॉइंट है कि जैसे देखो, तुम जैसे डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिए हो तो इसको तुम बढ़िया से जानते होगे। जैसे देखो, ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, अब ये 2 स्ट्रैंड है, मान लो ये वाला स्ट्रैंड है 5' to 3', ये है 5' to 3'। एक डीएनए ऐसे करके बनेगा, एक डीएनए ऐसे करके बनेगा रेप्लिकेशन में। हम इसको ये वाला स्ट्रैंड पे डीएनए बनवा रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं ठीक से ना। तो देखो 3' जहाँ है वहाँ पे 5' होगा, यहाँ पे पहले प्राइमर बनेगा ना। प्राइमर बनने के बाद नया डीएनए पॉलीमरेज 3 इसको पॉलीमराइज करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और प्राइमर को काट देगा। तो देखो, प्राइमर कट गया तो डीएनए इतना बड़ा हो गया, ये हो गया 3' एंड। ठीक है, अब अगले बार जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे प्राइमर बनेगा। अब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 इसको एडवांस करेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आके इस प्राइमर को काट देगा। तो देखो, जितना बार रेप्लिकेशन हो रहा है उतना बार देख रहे हो डीएनए छोटा होता जा रहा है। तुमको 11th में भी बताए थे कि देखो हम लोग क्यों मरते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, लेकिन देखो, किसी में सेक्स क्रोमोजोम है, XX है या XY है, तो XX को छोड़ दो, लड़की वाला बात क्या करोगे सब। इधर देखो, लड़का वाला X वाला क्रोमोजोम किससे आया? मदर से। Y वाला क्रोमोजोम किससे आया? फादर से। ठीक है, तो फादर से ये दोनों क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर होगा, होमोलोगस नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। मतलब ये एग्जैक्ट फादर का कॉपी है, ये एग्जैक्ट हमारे फोर फादर का कॉपी है, ये एग्जैक्ट चिंपैंजी का कॉपी है, कह सकते हैं। तो ये क्रोमोजोम तो नहीं मरा, ये कहाँ छोटा हुआ? रेप्लिकेशन तो लाखों बार हो चुका होगा तब से, तो ये क्यों नहीं मरा? तो देखो, एंड रेप्लिकेशन तुम पढ़ा होगा। एंड रेप्लिकेशन में क्या है कि जैसे मान लो ये 5' ये 3' है, ये 3' ये 5' है, तो क्रोमोजोम जहाँ एंड होता है वहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है जिसको टीलोमियर कहते हैं। ये टीलोमियर का एक जनरली फिक्स्ड बेस सीक्वेंस होता है, टैग TTAGGG। एक बार जब AIPMT होता था उस समय क्वेश्चन भी पूछा था कि टीलोमियर इज थाइमिन रिच, एडेनिन रिच, ग्वानिन रिच, साइटोसिन रिच। तो देखो 3 ठो G है तो ग्वानिन रिच हो गया। ये टीलोमियर में क्या होता है? इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ये RNA है जो प्रोटीन जैसा बिहेव करता है। इट हैज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें है। इसके साथ हमेशा एसोसिएटेड एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है टीलोमरेज एंजाइम। ऑब्वियस है, उसी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी है। अब क्या होता है? देखो, यहाँ जैसे 3' एंड है तो यहाँ भी टीलोमियर होगा। तो सेक्स क्रोमोजोम में यही टीलोमियर जो RNA है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पे DNA बना देता है। ये RNA यही एक्चुअली प्राइमर है। अब नया DNA एडवांस किया, DNA पॉलीमरेज 1 आके इसको काट दिया। देखो ये कट गया। अब कटने के बाद फिर ये 3' हो गया तो यहाँ फिर से टीलोमियर जुड़ गया। तो अगले बार क्या हुआ? ये DNA इतना बचा हुआ है, अगले बार यहाँ पे प्राइमर बना। ठीक है, मतलब चलो अगले साइकिल में दिखाते हैं। यहाँ पे प्राइमर बना। अब DNA पॉलीमरेज 1 फिर 3 क्या किया? इसको एडवांस किया। फिर DNA पॉलीमरेज 1 इसको काट दिया। तो DNA का साइज देख रहे हो छोटा हो रहा है। तो टीलोमियर के कारण सेक्स क्रोमोजोम में एंड रेप्लिकेशन होता है, उसका DNA का साइज कभी छोटा नहीं होता है। ये सब जो हम लोग का सेल है इसमें टीलोमियर नहीं होता है, लेकिन कैंसर जब होता है तो इसमें टीलोमेरिक एक्टिविटी आ जाती है। यही रिसर्च का पॉइंट है। इसका जो मेडिसिन निकल गया कि टीलोमेरिक एक्टिविटी न आए, ऐसा कोई इंजेक्शन बन जाए, बस कैंसर का 100% इलाज उसी दिन हो गया। ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल है उसमें भी टीलोमेरिक एक्टिविटी आ जाती है, कैंसर में ये होता है। ठीक।
ठीक है, तो टीलोमेरिक एक्टिविटी समझ रहे हो। इसी के कारण कैंसरस सेल को हम लोग कहते हैं इट इज इमोर्टल, वो कभी नहीं मरता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कैंसर क्यों होता है वो देखो जितना भी हम लोगों का सेल है वो सब सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन या पी ऑन्क पाया जाता है। ठीक है, ये कोई भी हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस केमिकल के कारण ये पी ऑन्क प्रोटो ऑन्कोजीन हमेशा ऑन्कोजीन में चेंज होता है। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, तो ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन। इसी को अगर एक्टिवेट अगर ये हो गया, ये रोज एक्टिवेट होता है, रोज जो खा रहे हो तुम उसमें इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, वो जितना भी प्रोटो ऑन्कोजीन है ऑन्कोजीन में चेंज होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को कैंसर नहीं होता है। क्यों? तो हम लोगों में ट्यूमर सप्रेसर जीन है, वो क्या करेगा, ऑन्कोजीन को इनएक्टिवेट कर देगा। यही ट्यूमर सप्रेसर जीन में जिस दिन म्यूटेशन हो गया उस दिन कैंसर शुरू हो गया। ठीक है, कैंसर वाला जीन जो है उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वी ऑन्क मतलब वायरल कैंसर, जो जनरली कैटल्स में होता है या हम लोगों में भी होता है। एक तो पढ़े थे ना हम लोग, ये एसटीडी में एक तो बीमारी पढ़े थे, क्या नाम था उसका, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे होता है ना सर्विकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, तो वो उस वायरस से। बाकी कैटल्स में सब तो वायरल ही है कैंसर। दूसरा सी ऑन्क यानी केमिकल से जो कैंसर होता है, तो केमिकल से तो हम लोग में सब तो कैंसर केमिकल से जनरली होता है। ठीक है, कॉपी में लिखा ही हुआ है, सब तुम देख लेना। अब देखो कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन या ये सब है क्या एक्चुअली। देखो सेल साइकिल तुम पढ़ा होगा 11th में, अगर 11th पास किया है तो सेल साइकिल में तुम पढ़ा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ये सब पढ़ा। G1 फेज वगैरह में एनर्जी कहाँ से आया, CDK प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये फेज से S फेज में सेल कैसे मूव करेगा, तो ये तुम पढ़ा चेक पॉइंट्स। ठीक है, यही चेक पॉइंट का जो जीन है, जो प्रोटीन है चेक पॉइंट्स का, जो सेल को G1 से S में प्रोसीड करता है, उस प्रोटीन का नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। ये प्रोटीन को बनाने वाला जीन का नाम है P53 जीन। ठीक है, इसको गार्जियन ऑफ जीनोम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यही जीन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये जीन देखो क्या क्या करता है। सबसे पहला, जब ही उसको देखेगा कि सेल में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टॉप CDK एक्टिविटी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी को वो स्टॉप कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, DNA रिपेयर को इन्हांस करेगा, DNA रिपेयर वो कराना शुरू करेगा। इतना से भी काम नहीं हुआ तो वो सेल का डेथ करा देगा, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्रामिंग करके सेल को डेथ करा देगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का। पिछले क्लास में 11th क्लास अगर तुम लोग पास किए हो तो उसमें हम पढ़ाए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे सेल का डेथ कराता है। तो उसमें तुमको दिखाए थे कि देखो जी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो गया क्रिस्टी और ये सब मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में कौन सा रिएक्शन, तो ग्लूकोज में आग लगा तो धुआं निकला, उड़ गया, पानी निकला, वो इलेक्ट्रोलाइज होके 2H+2 इलेक्ट्रॉन में बदला और ऑक्सीजन उड़ गया। अब धीरे धीरे यहाँ ये सब का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। दोनों का एनर्जी एक जैसा 1.6 × 10⁻⁻19 किलो जूल, खाली मैग्नीट्यूड अलग, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। दोनों का बताए थे कि रेस्पेक्टिव एनर्जी किसका ज़्यादा, तो प्रोटॉन का ज़्यादा। उसमें भी क्या बताए थे कि 10 ठो प्रोटॉन अगर मूव करेगा आगे तो 9.33 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, तो मान लो 1 बिलियन प्रोटॉन मूव किया तो 933 मिलियन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अल्टीमेटली प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ने लगेगा ना। प्रोटॉन का अमाउंट जब भी ऊपर बढ़ने लगेगा, हालांकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया ज़बरदस्ती ठेल के यहाँ भेजता है जिसमें ATP बनता है, लेकिन फिर भी ठेल के 100% तो भेज नहीं पाएगा। धीरे धीरे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो एसिडिक इफेक्ट से माइटोकॉन्ड्रिया का ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन गलने लगेगा। अब एसिडिक कंटेंट जब भी बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस है पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये यूजुअल एक्टिविटी है, ये होगा ही, इसी को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सब सेल का प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि उसका डेथ इतना दिन के बाद हो जाना है। यही डेथ प्रोसीडिंग को ये बढ़ा देता है, मतलब ये प्रोटॉन पंप को ज़्यादा काम नहीं करने देगा।
ठीक है, P53 जीन। तो कैसे डेथ करवाता है समझ रहे हो। तो कैंसर क्या था ये समझ गए, कैंसर कैसे होता है ये तुम समझ गए। इसी जीन में तुमको म्यूटेशन करवाना है घर में बैठ के, ठीक है। अब कैंसर में क्या है कि कितना तरह का कैंसर, सार्कोमा, कार्सिनोमा, अलग अलग तरह का सब तो कैंसर लिख दिए हैं। इसमें बोलने का खाली एक तो ये था कि याद रखो, सार्को मतलब सार्कोलेमा, सार्को मतलब मसल, मसल का ओरिजिन मीजोडर्म, मीजोडर्म तो जान रहे हो ना कि एंडोडर्म से हम लोग के बॉडी में क्या बना है, एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्टोडर्म से बॉडी का बाहर का पार्ट और नर्वस सिस्टम। बाकी जितना भी बच गया वो सब मीजोडर्म। तो कौन कौन सिस्टम मीजोडर्म में हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बोन, मसल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब में जितना भी कैंसर होगा। सार्कोमा जो बच गया, कार्सिनोमा, ठीक है। और अलग अलग पढ़ोगे तो मायोमा मसल कैंसर, एडिनोमा, एडिनो मतलब होता है ग्लैंड, तो ग्लैंड कैंसर जिसमें लिम्फ ग्लैंड वगैरह सब आता है, ठीक है। ग्लियोमा नर्वस सिस्टम का कैंसर, नर्व फाइबर का कैंसर। तो ये सब समझ रहे हो। कैंसर में जीन थेरापी करते हैं, कीमोथेरापी करते हैं, सब जानते ही हो। कौन कौन सा केमिकल से, कौन सा रेडिएशन से कैंसर होता है, जितना ज़रूरी है जानना वो हम लिख दिए हैं। एक तो नहीं लिखे हैं वो अभी तुम जान लो। एक होता है स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट। ये स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट का यूज हम लोग करते हैं कैटल्स में। कैटल्स में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टिलबेस्टेरॉल का टैबलेट यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली सपोजिटरी है, इसको वेजिना में रखा जाता है, ठीक है। तो इसको अब जो है वो फीमेल वगैरह यूज़ करती है, सपोजिटरी के रूप में ही वेजिना में रखती है, जिससे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट अगर कोई ले रहा है तो उसको कौन सा कैंसर होगा, वेजिनल कैंसर होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। वो हम नहीं लिखे हैं, इसलिए तुम लिख लेना अपने कॉपी में, और बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद गिर जाओ एड्स पे। तो एड्स पे फिगर जानते ही हो HIV का। HIV 2 तरह का है, HIV 1, 2। तो 1 में 8 जीन, 2 में 9 जीन, ज़्यादातर 1 से होता है। HIV क्या करता है वो सारा चीज़ लिख दिए हैं, वो तुम आराम से समझ सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है वो। HIV का फिगर थोड़ा ठीक से देख लेना, ठीक है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि देखो एड्स में होगा क्या क्या, कि जो वायरस है वो वायरस अपना RNA, तुम जानते ही हो 2 ठो सिंगल स्ट्रैंडेड ssRNA इसमें होता है। ये ssRNA को तुम्हारे सेल में इंजेक्ट किया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को, ये तुम्हारे सेल के मैकेनिज्म को यूज करके, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यूज करके ये डबल स्ट्रैंडेड dsDNA बना लिया। ये dsDNA फिर क्या करेगा, ढेरों सारा RNA बनाएगा, RNA कॉपी बनाया, प्रोटीन भी बनाया, वो प्रोटीन इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, ढेरों सारा HIV का प्रोडक्शन हो गया। HIV के प्रोडक्शन के बाद वो सेल को मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये वायरस का जो HIV है कोट, वो एक प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन क्या करेगा, CD4 सेल को मास्क कर देता है, CD4 रिसेप्टर को मास्क करता है, ठीक है। CD4 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है तो तुम जानते हो, T हेल्पर में होता है, और जितना भी मैक्रोफाज होता है उसमें भी होता है। तो CD4 को अगर मास्क कर दिया, नॉर्मल CD4 का नंबर हम लोगों में 15,000 के आसपास होता है पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। इसका नंबर अगर 200 आ गया, 2000 भी आ गया तो डॉक्टर समझ जाता है कि ज़रूर ये HIV का इन्फेक्शन है, ठीक है। 200 2000 के आसपास आ गया मतलब सीवियर इन्फेक्शन अब शुरू हो गया है। ये सेल मास्क हुआ तो T हेल्पर T किलर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, B सेल को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो पूरा इम्यून सिस्टम हम लोग का ख़त्म हो गया। तो एड्स का वायरस काम कैसे करता है समझ रहे हो। एड्स में देखो, एड्स का वायरस HIV ज़्यादातर मैक्रोफाजेज को यूज करता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए मैक्रोफाजेज को हम लोग HIV फैक्ट्री ऑफ सेल ये बॉडी कहते हैं, या एड्स फैक्ट्री ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये समझ रहे हो। अब उसके बाद देखो सिम्टम उम्टम में सब देख ही लोगे कि एक एक दिन में 5-5 किलो वजन लॉस हो जाता है HIV में। और HIV से होगा क्या, होता थोड़ी कुछ है, CD4 सेल खाली नुकसान होता है। HIV तुमको हो गया, उसके बाद मलेरिया हुआ तो मलेरिया से मर जाओगे, TB हुआ TBA से मर जाओगे। तो HIV कोई बीमारी नहीं है। HIV के कारण दूसरा डिजीज आसानी से होता है। मतलब क्या हुआ, घर में तुम्हारे 3 या 4 मेंबर है, उसमें एक मेंबर जो है उसका जीभ कटा हुआ है और हाथ पैर दोनों कटा हुआ है। घर के मेंबर को मन हुआ कि आज मूवी देखने जाएं,
वो कटा हुआ आदमी बोला कि जो जिसका पैर और जीभ कटा हुआ है वो बोला कि जो नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको इंटरेस्ट नहीं है मूवी में, हमको घर में छोड़ दो। ठीक है, बाकी 3 तो चला गया मूवी देखने। अब क्या हुआ कि घर में वो जो आसपास में तुम्हारा पड़ोसी सब रहता था उसको पता था कि सब भाग गया है, खाली वो लूल्हा लंगड़ा और जो नहीं बोलने वाला आदमी है वो बचा हुआ है, वो आ गया घर में चोरी करने। तो उस तरह के चोर को क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिस्टिक। तो HIV में जो बीमारी होगा, टीबी, मलेरिया या जो भी होगा, उसको कहेंगे ना अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। जानता था कि बेचारा देखो बॉडी में कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो अब इसके यहाँ कुछ भी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहचानेगा नहीं। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज क्यों कहते हैं, समझ रहे हो ये सबको? तो सब चीज़ तो समझ ही रहे हो, बेकार में मेरा टाइम पास कर रहा है तुम लोग। सब पढ़ने का चीज़ है, टाइम पास है खाली। अब देखो थोड़ा सा हम दवाई उवाई का डिस्कस कर देते हैं, बाकी तुम कॉपी उपी से पढ़ना, नहीं समझोगे तो और बेहतर है। जो भी मेडिसिन है, AZT हो, D40 हो, DDI, DDC, जो भी मेडिसिन है वो सब एक्चुअली क्या है? बेस एनालॉग है। बेस एनालॉग है। बेस एनालॉग जैसे देखो थाइमिडीन, मतलब थाइमिन का एनालॉग है ये। ठीक है, थाइमिन का एनालॉग। थाइमिन का एनालॉग कहने का क्या मतलब कि जैसे मान लो वायरस का जो RNA है, उस RNA में ये बेस सीक्वेंस है सपोज, तो एडेनिन का कंप्लीमेंट्री DNA जो बनेगा थाइमिन आएगा। तुम ये मेडिसिन खाए हुए हो तो थाइमिन के बदले यहाँ पे अटैच हो जाएगा AZT। तो बेस एनालॉग क्या हुआ, समझ रहे हो? अब देखो ये AZT खाली बेस एनालॉग नहीं है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी होती है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी है। ठीक है, U के बदले A आ गया, C के बदले G आ गया, ये 3 जीन मिलके एक ठो टॉक्सिन बनाता था जो CD4 सेल को मास्क करता था। लेकिन AZT जब ही आ गया तो अब ये वैसा जीन नहीं रहा जो CD4 सेल को मास्क करता था। एनालॉग में तो अटैच हो गया, लेकिन वो उस तरह का प्रोटीन बना ही नहीं रहा है जो CD4 को मास्क करे, तो मास्क करना बंद हो गया, आदमी स्वस्थ होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन देखो तुम जेनेटिक्स में पढ़े होगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हैज़ नो प्रूफ रीडिंग, इसमें कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, आज एक बार जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिससे DNA बना, उसमें तो ऐसा बना, अगले बार जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें देखो A के बदले C आ जाएगा, U के बदले A आ जाएगा, G के बदले C, इस तरह का आ जाएगा। तो देखो तो इसको तो नहीं ना ब्लॉक कर पाएगा AZT। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने से फास्ट म्यूटेशन होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे कोरोना वायरस को देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। इसीलिए एड्स का कोई एक मेडिसिन किसी को खिलाओगे तो वो देखोगे 6 महीना, साल भर, 2 साल जो है बहुत तंदुरुस्त होने लगा, तुम पूरे घर में खुशी आ गया कि चलो ये आदमी जो है वो अब स्वस्थ हो रहा है। और 2 साल के बाद फिर देखोगे फिर उसी तरह का बीमारी शुरू हो गया, तो फिर मेडिसिन चेंज होता है। तो एड्स का वायरस RNA वायरस है, वो वायरस RNA से DNA बनाता है और तब अपना काम करता है, इसीलिए मेडिसिन बनाना हम लोगों के लिए काफ़ी आसान है। लेकिन कोरोना वायरस में क्या है, वो RNA वायरस है और ये RNA से RNA ही बनाता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इसमें है। तो ये बहुत टफ है इसका वैक्सीन बनाना, इसलिए कन्फर्म रहो इसका वैक्सीन नहीं बनेगा। खैर तुम तो एड्स समझ गया, एड्स समझ गया तो हमको करना क्या है, बाकी कोई डिजीज में प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे मसाज करना और उसको फिर लोड कर देंगे हम।